अपराध और दंड, अध्याय 6 भाग 6। स्विद्रिगाइलोव ने 10 बजे तक पूरी शाम घटिया मनोरंजन के एक से दूसरे ठिकाने तक, एक शराबाखाने से दूसरे शराबाखाने में जाकर काट दी। फिर कहीं से कात्या भी आ टपकी और किसी बेदर्दी साजना के बारे में एक बाजारू गाना गाने लगी, जो कात्या को चूमने लगा था। स्विद्रिगाइलोव ने कात्या, ऑर्गन बजाने वाले, गाने वालों की टोली और उन 2 क्लर्कों के लिए शराब खरीदी जिनसे उसने सिर्फ इसलिए दोस्ती कर ली थी कि दोनों की नाकें टेढ़ी थीं, एक की दाहिनी ओर, दूसरे की बाईं ओर। स्विद्रिगाइलोव को ये बात कुछ अजीब लगी थी। आखिरकार दोनों ने उसे राजी कर लिया कि वो उसे किसी मनोरंजन पार्क में ले चले, जिसमें जाने का टिकट उसने ही खरीदा। इस पार्क में सिर्फ एक पतला सा 3 साल पुराना फर का पेड़ था और 3 छोटी झाड़ियां थीं। इसके अलावा वहां एक स्टेशन भी था, जो दरअसल एक तरह का शराबाखाना था, पर उसमें चाय भी पिलाई जाती थी। उसके बाग में कुछ हरी मेजें और कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। वहां गाने वालों की एक टोली और म्यूनिख का शराब के नशे में चूर एक जर्मन, जो जोकरों जैसा लगता था और जिसकी नाक लाल थी, लेकिन जो न जाने क्यों देखने में बहुत उदास लगता था, दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। दोनों क्लर्क कुछ दूसरे क्लर्कों से उलझ पड़े और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। स्विद्रिगाइलोव को बीच बचाव के लिए चुना गया। वो 15 मिनट तक उनके बीच समझौता कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि कुछ भी समझ पाना नामुमकिन था। तमाम बातों से बस ये पता चलता था कि उनमें से एक ने कोई चीज़ चुराई थी और उसे किसी यहूदी के हाथ बेच दिया था, जो इत्तफाक से वहां मौजूद था, लेकिन उसे जो पैसा मिला था उसमें से वह अपने दोस्तों को उनका हिस्सा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार यह बात सामने आई कि वह चुराई गई चीज़ चाय का एक चम्मच थी, जो उस स्टेशन की संपत्ति थी। उसके गायब होने का पता चल गया था और अब सारा मामला एक अप्रिय मोड़ ले रहा था। स्विद्रिगाइलोव चम्मच के दाम चुका कर उठा और बाहर चला गया। उस वक्त लगभग 10 बजे थे। खुद उसने एक बूंद शराब भी नहीं पी थी और स्टेशन में महज दिखाने के लिए अपने लिए चाय मंगवा ली थी। अंधेरा हो चला था और उमस बढ़ रही थी। 10 बजते बजते आसमान पर डरावने बादल घिर आए। अचानक बिजली कड़की और जोरदार बारिश होने लगी। ये बूंदें नहीं थीं, बल्कि पानी की मोटी धार गिर रही थी। हर पल बिजली के कौंधे लपक रहे थे और हर बार बिजली कई कई सेकंड तक चमकती थी। स्विद्रिगाइलोव सर से पांव तक तरबतर घर लौटा। अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया, मेज की दराज खोली, अपना सारा पैसा निकाला और 2-3 कागज फाड़ कर फेंके। फिर जेब में सारे नोट रखकर वह अपने कपड़े बदलने जा रहा था कि खिड़की के बाहर देखकर और बिजली की कड़क और बारिश की आवाज़ सुनकर उसने अपना इरादा बदल लिया और हैट उठाकर कमरे में ताला बंद किए बिना ही बाहर निकल गया। वह सीधा सोनिया के पास गया। वह घर पर ही थी, पर वह अकेली नहीं थी। कमरे में कापरनाउमोव के 4 बच्चे भी उसके पास थे। वह उन्हें चाय पिला रही थी। उसने चुपचाप सम्मान के भाव से स्विद्रिगाइलोव का स्वागत किया, उसके तरबतर कपड़ों को आश्चर्य से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। बच्चे डरकर भाग खड़े हुए। स्विद्रिगाइलोव मेज पर जा बैठा और सोनिया से भी पास ही बैठने को कहा। वो सहमी सहमी उसकी बात सुनने को तैयार हो गई। मैं शायद अमेरिका चला जाऊं, सोफिया सेम्योनोवना, स्विद्रिगाइलोव ने कहा, और हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। लिहाजा मैं जाने से पहले कुछ बातें निपटा जाना चाहता हूँ। तुम आज उन महिला से मिली थी। मुझे मालूम है उन्होंने तुमसे क्या कहा। वो सब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। सोनिया कसमसाई और शर्मा गई। उनकी तरह के लोगों का चीजों को देखने का अपना ही एक ढंग होता है। रहे तुम्हारे छोटे भाई बहन, तो उन्हें अच्छी संस्थाओं में रख दिया गया है। उन्हें बाद में चलकर जो पैसा मिलना है वह मैंने भरोसे के लोगों के पास रखवा दिया है और उनसे बाकायदा रसीदें ले ली हैं। ये रसीदें तुम रखो, शायद बाद में जरूरत पड़े। ये लो। तो अब वह बात तो तय हो गई। ये रही 5% सूद वाली 3 हुंडियाँ, जो कुल मिलाकर 3000 रूबल की हैं। इन्हें रखो और जैसे जी चाहे खर्च करो, पर यह बात सिर्फ हम दोनों तक ही रहे, ताकि बाद में चलकर तुम चाहे जो सुनो, ये बात किसी को मालूम न हो। तुम्हें इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, सोफिया सेम्योनोवना।
क्योंकि तुम जिस तरह की जिंदगी बिता रही हो वह बहुत बुरी है, पर अब इस तरह की जिंदगी बिताती रहने की कोई वजह नहीं रही। आप मेरे लिए, बच्चों और कतेरीना इवानोवना के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। सोनिया ने जल्दी से कहा, मुझे सचमुच इतना मौका नहीं मिला कि मैं ठीक से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन आप यह न सोचिएगा। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक इस पैसे का सवाल है, मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मैं अपना पेट पालने भर को कमा ही लेती हूँ, लिहाजा अगर मैं इसे लेने से इनकार कर दूं तो ये मत समझिएगा कि मैं आपकी एहसानमंद नहीं रही। आप अगर उपकार करना ही चाहते हैं तो ये पैसा तुम्हारे लिए है, सोफिया सेम्योनोवना, तुम्हारे लिए, और अब इस बारे में ज़्यादा बातें ना करो। मुझे जल्दी है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। रोदियोन रोमानोविच के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वे अपने भेजे में गोली मार लें या साइबोरिया जाएं। सोनिया ने फटी फटी आंखों से स्विद्रिगाइलोव की ओर देखा और सर से पांव तक सिहर उठी। फिक्र ना करो, मुझे सब मालूम है। उन्होंने मुझे खुद बताया है। मैं बतूनी नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं बताने का। उस दिन तुमने उनसे ठीक ही कहा था कि वे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें और साफ साफ सब कुछ मान लें। इसमें उनकी कहीं ज्यादा भलाई है। अगर उन्हें साइबेरिया जाना पड़ा तो मैं समझता हूँ कि तुम भी उनक पीछे पीछे ही जाओगी, कि नहीं फिर तो तुम्हें यकीनन इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें उनके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें ये पैसे देकर मैं दरअसल उन्हीं को दे रहा हूँ। इसके अलावा तुमने अमालिया इवानोवना से भी तो किराए का बकाया चुकाने का वादा किया था, मैंने तुम्हें उनसे वादा करते हुए सुना था। सोफिया सेम्योनोवना, ये सारी जिम्मेदारियां और ये सारे भुगतान बिना सोचे समझे तुम अपने ऊपर क्यों लेती जा रही हो? तुम्हारे ऊपर उस जर्मन औरत का कोई कर्ज तो है नहीं, कतेरीना इवानोवना के ऊपर था। लिहाजा तुम्हें तो उस जर्मन औरत से साफ कहना चाहिए था कि वह भाड़ में जाए। इस तरह तो दुनिया में तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। खैर, तुमसे अगर कोई कभी मेरे बारे में पूछे कल या परसों, और लोग तुमसे पूछेंगे जरूर, तो यह मत कहना कि मैं इस वक्त तुमसे यहाँ मिलने आया था। भगवान के लिए उन्हें ये पैसा भी मत दिखाना, न ये बताना कि मैंने तुम्हें ये पैसा दिया है। तो मैं चलता हूँ, उसने उठते हुए कहा। रोमानोवना रोमानोविच से मेरा सलाम कहना, और हाँ, ये पैसा फिलहाल मिस्टर रजुमिखिन के पास रखवा देना। मिस्टर रजुमिखिन को तो जानती होगी, जरूर जानती होगी, आदमी सही हैं, उनके पास कल चली जाना, या जब भी वक्त आए। तब तक के लिए इसे किसी ऐसी जगह रखो जहां ये सुरक्षित रहे। सोनिया कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई और उसे भयभीत होकर देखने लगी। उसका कुछ कहने, कुछ पूछने को बहुत जी चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अलावा इसके उसकी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि बात किस तरह शुरू करे। ऐसी बारिश में आप जाएंगे कैसे? अरे भाई, जिन लोगों को अमेरिका जाना होता है वे बारिश से नहीं डरते। हाँ हाँ, तो अब चलूं? सोफिया सेम्योनोवना, लंबी उम्र हो, दूसरों का तुमसे काफी भला होगा। और हाँ, मिस्टर रजुमिखिन से भी मेरा सलाम कहना मिस्टर स्विद्रिगाइलोव ने बहुत बहुत सलाम भेजा है, भूलना मत। वह सोनिया को उसी तरह बौखलाया सहमा हुआ छोड़कर बाहर निकल गया। सोनिया के दिल में तरह तरह के धुंधले और बेचैनी पैदा करने वाले संदेह उठ रहे थे। बाद में पता चला कि उसी रात 11 के बाद स्विद्रिगाइलोव अपनी सनक में इसी तरह अप्रत्याशित ढंग से कहीं और भी गया था। पानी तब भी बरस रहा था, बुरी तरह भीगा हुआ। वह 11:20 पर वसीलियवस्की द्वीप पर मली एवेन्यू के पास तीसरी लाइन में अपनी मंगेतर के माँ बाप के छोटे से फ्लैट में गया था। उसे देर तक दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब कहीं वह अंदर जा सका। उसे वहां देखते ही काफी हलचल मची थी, लेकिन स्विद्रिगाइलोव की खूबी थी कि जब उसका जी चाहता वह भल मनसाहत से पेश आकर दूसरों का मन मोह लेता था। लिहाजा लड़की के समझदार माँ बाप ने पहला अनुमान ये लगाया था, जो बहुत गहरी सूझबूझ का अनुमान था, कि स्विद्रिगाइलोव ने शायद इतनी पी रखी थी कि वह कर क्या रहा है उसे ये भी नहीं पता। फिर उसके गलत निकलने पर उसे फौरन छोड़ दिया गया। दयालु और समझदार,
माँ अपाहिज बाप की पहिएदार कुर्सी धकेलकर वहां ले आई और अपनी आदत से मजबूर स्विद्रिगाइलोव से तरह तरह के बेतुके और गोलमोल सवाल करने लगी। बात ये भी थी कि वो औरत सीधा सवाल पूछ ही नहीं सकती थी। वो हमेशा शुरू में मुस्कराती थी और अपने हाथ मलने लगती थी। फिर जब, मिसाल के लिए, ये मालूम करना जरूरी होता कि स्विद्रिगाइलोव शादी कब करना चाहता था, तब वो उत्सुकता से पेरिस और फ्रांस के राज दरबार के बारे में बेहद दिलचस्प सवाल पूछती थी। फिर और कहीं जाकर वह धीरे धीरे धरती पर और वसीलियवस्की द्वीप की तीसरी लाइन पर उतरती थी। अगर कोई दूसरा वक्त होता तो जाहिर है उसके इस व्यवहार को देखकर सम्मान की भावना जागती, लेकिन इस समय अर्कादी इवानोविच कुछ असाधारण रूप से अधीर मालूम हो रहा था। उसने फौरन अपनी मंगेतर से मिलने का आग्रह किया, हालांकि उसे शुरू में ही बता दिया गया था कि वह सो चुकी है। लेकिन जाहिर है कि वह आखिर आ ही गई। स्विद्रिगाइलोव ने उसे बताया कि उसे किसी बहुत ही जरूरी काम से कुछ समय के लिए पीटर्सबर्ग से जाना पड़ रहा है और इसलिए वह उसके वास्ते 15,000 रूबल लाया है। उसने उससे अनुरोध किया कि वह इस रकम को उसकी ओर से उपहार समझकर स्वीकार कर ले, क्योंकि बहुत दिन से उसकी यह इच्छा थी कि वह शादी से पहले कोई तुच्छ रकम उसे उपहार में दे। उसके इस उपहार और आधी रात को जोरदार बारिश में आने की तात्कालिक आवश्यकता के बीच कोई तर्कसंगत संबंध दिखाई नहीं देता था। फिर भी सारा मामला संतोषजनक ढंग से निपट गया। आश्चर्य और सहानुभूति की घोर अनिवार्य अभिव्यक्तियां भी असाधारण सीमा तक दबी दबी और सीमित ही रहीं। लेकिन दूसरी ओर अत्यंत प्रशंसा भरे शब्दों में कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया और उसकी पुष्टि बेहद व्यवहारकुशल माँ के आंसुओं से की गई। स्विद्रिगाइलोव उठ खड़ा हुआ, हंसा, अपनी मंगेतर को चूमा, उसके गाल को थपथपाया, एक बार फिर कहा कि वह जल्द ही वापस आएगा और अपनी मंगेतर की आंखों में न केवल बाल सुलभ जिज्ञासा बल्कि एक तरह का खामोश और गंभीर प्रश्न भी देखकर कुछ देर तक सोचता रहा। उसने एक बार फिर चूमा और मन में यह विचार आते ही झुंझला उठा कि उसका वह उपहार व्यवहार कुशल माँ तुरंत ताले चाबी में बंद कर देगी ताकि वह सुरक्षित रहे। वो उन लोगों को बेहद गैर मामूली बेचैनी की हालत में छोड़कर चला गया, लेकिन उस दयावान माँ ने इस रहस्यमय मुलाकात की कई एक महत्वपूर्ण गुत्थियों को बहुत धीमी आवाज में जल्दी जल्दी बोलते हुए ये कहकर सुलझा दिया कि स्विद्रिगाइलोव बहुत ऊंची सामाजिक हैसियत का आदमी था, उसके जिम्मे बहुत बड़े बड़े काम थे, उसकी दूर दूर तक पहुंच थी और वह बेहद अमीर आदमी था और भगवान ही जानता था कि उसके दिमाग में क्या क्या मंसूबे पल रहे थे। अगर वह अपने जी में ठान लेता था कि पीटर्सबर्ग से जाना है तो बस चला जाता था, और अगर उनके जी में आता कि किसी को पैसा दे दे तो बस दे डालता था, इसलिए इसमें ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं थी। ये बात बेशक कुछ अजीब थी कि वह सर से पांव तक भीगा हुआ था, लेकिन मिसाल के लिए अंग्रेज तो इससे भी ज्यादा सनकी होते हैं। अलावा इसके, जो लोग दुनिया में पहुंच चुके हैं वे इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। वे बहुत ज्यादा औपचारिकता से काम नहीं लेते। शायद वह जानबूझकर ये दिखाने के लिए भीगे कपड़े पहने हुए फिर रहा हो कि उसे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि किसी को कानों कान इसकी खबर न हो, क्योंकि भगवान जाने इसका क्या नतीजा हो और पैसा फौरन ताले चाबी में बंद कर दिया जाए। अरे, ये तो अच्छा ही हुआ कि फेदोसिया तमाम वक्त रसोई में रही और भगवान के लिए कोई उस उल्टा औरत मादाम रसलिक से एक शब्द भी न कहे, वगैरह वगैरह। वे लोग 2 बजे रात तक बैठे कानाफूसी करते रहे, लेकिन स्विद्रिगाइलोव की मंगेतर बहुत पहले सोने चली गई। वह भौंचक और कुछ उदास उदास लग रही थी। इस बीच स्विद्रिगाइलोव ठीक 12 बजे तुचकोव पुल पार करके पीटर्सबर्ग के एक उपनगर की ओर चला जा रहा था। बारिश रुक चुकी थी लेकिन हवा अभी भी तेज चल रही थी। वह कांपने लगा था और एक पल के लिए उसने छोटी नेवा के गहरे रंग के पानी को कुछ खास उत्सुकता से, बल्कि कुछ सवालिया अंदाज से भी देखा। लेकिन पुल पर जल्द ही उसे सर्दी लगने लगी। वह मुड़कर बोल्शोई एवेन्यू की ओर चल पड़ा। बड़ी देर तक, लगभग आधे घंटे तक वह अंतहीन बोल्शोई एवेन्यू पर चलता रहा। अंधेरे में कई बार वह सड़क की लकड़ी के फर्श वाली पटरी पर लड़खड़ाया भी, लेकिन लगातार सड़क के दाहिनी ओर किसी चीज को देखने की कोशिश करता रहा।
कुछ ही समय पहले गाड़ी पर उधर से गुजरते वक्त यहीं कहीं उसने लकड़ी का एक बड़ा सा होटल देखा था और उसे कुछ कुछ याद आ रहा था कि उसका अद्रियानोपेल जैसा कोई नाम था। उसका ख्याल गलत भी नहीं था। शहर के उस सुनसान इलाके में वह होटल ऐसी चलती जगह पर थी कि अंधेरे में भी उसे न देख पाना असंभव था। लंबी सी लकड़ी की मैली कुचैली इमारत, जिसमें इतनी रात गुजर चुकने के बावजूद अभी तक बत्तियां जल रही थीं और जिंदगी की कुछ चहल पहल भी दिखाई दे रही थी। वो अंदर गया। गलियारे में फटे पुराने कपड़े पहने जो वेटर उसे मिला, उससे उसने एक कमरे के बारे में बात की। वेटर ने एक नज़र उसे देखा, अपने आप को झिंझोड़कर होश में लाया और फौरन उसे बहुत दूर, सीढ़ियों के नीचे एक कोने में, गलियारे के छोर पर एक छोटे से, घुटन भरे कमरे में ले गया। कोई दूसरा कमरा खाली नहीं था, सब भरे हुए थे। फटे पुराने कपड़ों वाले वेटर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। चाय मिलेगी? जी। कुछ और? बछड़े का गोश्त है साहब। वोडका और चाय के साथ खाने के लिए थोड़ी बहुत चीजें भी हैं। तो गोश्त और चाय ले आओ। और कुछ नहीं साहब? फटी वर्दी वाले वेटर ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, कुछ और नहीं। फटी वर्दी वाला वेटर निराश होकर चला गया। काफी अच्छी जगह है, स्विद्रिगाइलोव ने सोचा। अजीब बात है कि मुझे इसका पता भी नहीं था। मैं समझता हूँ मैं ऐसा आदमी देख रहा हूँगा जो किसी कॉफ़ी हाउस में गाना वाना सुनकर आ रहा था और रास्ते में कहीं मजा लूटने के लिए रुक गया। लेकिन यहाँ रात को आकर न जाने टिकता कौन होगा। उसने शमा जलाकर कमरे को और ध्यान से देखा। कमरा इतना छोटा था और छत इतनी नीची थी कि स्विद्रिगाइलोव के लिए उसमें सीधे खड़ा होना भी मुश्किल था। कमरे में एक खिड़की थी, बिस्तर बहुत गंदा था और रंगी हुई छोटी सी मेज और कुर्सी ने लगभग सारी जगह घेर रखी थी। दीवारें ऐसी गोया लकड़ी के तख्तों की बनी हुई हों। दीवारों पर चिपका हुआ कागज इतना फटा हुआ, धूल से इतना अटा हुआ था कि उसका शुरू वाला पीला रंग मुश्किल से ही पहचाना जाता था। उस पर बने बेल बूटे तो अब दिखाई भी नहीं दे रहे थे। कमरा देखने में अटारी जैसा लगता था जिसकी ढालदार छत की वजह से एक दीवार बाकी सब दीवारों से नीची थी, लेकिन इसकी वजह यह थी कि उसके ऊपर से होकर सीढ़ियां जाती थीं। स्विद्रिगाइलोव शमा नीचे रखकर बिस्तर पर बैठ गया और विचारों में डूब गया। लेकिन उसका ध्यान बगल वाले कमरे से लगातार आ रही कानाफूसी की एक अजीब सी आवाज ने खींच लिया जो बीच बीच में ऊंची होकर जोर की आवाज ले लेती थी। जब से वह कमरे में आया था, ये कानाफूसी कभी रुकी नहीं थी। वह सुनने लगा, एक आदमी लगभग रुआसी आवाज से किसी दूसरे को फटकार रहा था। लेकिन उसे बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। स्विद्रिगाइलोव उठ खड़ा हुआ, उसने शमा पर हाथ से आड़ की और उसे फौरन दीवार में एक पतली सी दरार नजर आई जिसमें से होकर बगल वाले कमरे की रोशनी आ रही थी। वह उठकर दरार के पास गया और आंख टिकाकर उसमें से देखने लगा। बगल वाले कमरे में, जो उसके अपने कमरे से कुछ बड़ा था, 2 आदमी थे। उनमें से एक आदमी के सर के बाल बहुत घुंघराले थे और उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था। वह सिर्फ कमीज पहने हुए संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों टांगें एक दूसरे से काफी दूर टिकाए किसी वक्ता की मुद्रा में खड़ा था। अपना सीना पीट पीट कर वह अपने दोस्त को लताड़ रहा था कि वह एकदम कंगाल था और उसकी निचले दर्जे के सरकारी नौकर तक की हैसियत नहीं थी। उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसे कीचड़ में से बाहर खींच कर लाया था, चाहे तो उसे किसी भी वक्त निकाल बाहर कर सकता है, और यह कि यह सब कुछ तो बस भगवान ही देखता और जानता था। उसका दोस्त कुर्सी पर बैठा फटकार सुन रहा था। देखने में वह ऐसे आदमी जैसा लग रहा था जो जोर से छींकना चाहता हो पर छींक न पा रहा हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह बौखला कर भीगी बिल्ली की तरह वक्ता की ओर देखता था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त किस बारे में बातें कर रहा था। बहुत मुमकिन है कि वह कुछ सुन भी न रहा हो। मेज पर धीमी लौ में एक शमा जल रही थी। मेज पर ही वोडका की एक कांच की सुराही थी जो लगभग खाली हो चुकी थी। शराब के कुछ गिलास, रोटी, पानी पीने के गिलास, खीरे और एक खाली चायदानी भी वहां थे। इस पूरे दृश्य को ध्यान से देखने के बाद स्विद्रिगाइलोव उबकर दीवार के पास से हटा और एक बार फिर आकर पलंग पर बैठ गया।
फटी वर्दी वाले वेटर ने चाय और गोश्त ले आने के बाद एक बार फिर स्विद्रिगाइलोव से पूछा कि उसे और कुछ तो नहीं चाहिए। जब उसने एक बार फिर इनकार कर दिया तो वेटर वहां से चला गया। स्विद्रिगाइलोव ने शरीर में कुछ गर्मी पैदा करने के लिए गिलास में फौरन चाय उनड़ी ली। उसने गिलास भर चाय तो पी, लेकिन कुछ खा न सका। भूख बिल्कुल मर चुकी थी। उसे कुछ कुछ हरारत महसूस हो रही थी। अपना ओवरकोट और कोट उतारकर वह कंबल लपेटे बिस्तर पर लेट गया। वह झुंझला रहा था। तबीयत इस वक्त ठीक ही रहती तो अच्छा होता, उसने सोचा और मुस्करा पड़ा। कमरे में घुटन थी। शमा मध्यम रोशनी बिखेरती हुई जल रही थी। बाहर तेज हवा गरज रही थी। किसी कोने में एक चूहा जमीन को पंजों से खुरच रहा था। सारे कमरे में चूहों और चमड़े की बू बसी हुई थी। वह विचारों में डूबा पलंग पर लेटा रहा। एक के बाद दूसरा विचार दिमाग में आ रहा था। लग रहा था वह किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने को बेचैन था। खिड़की के नीचे बाग होगा, उसने सोचा। पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही है। कितनी नफरत होती है तूफानी रात के अंधेरे में पत्तियों की यह सरसराहट सुनकर। कैसा भयानक महसूस होता है। उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले जब वह पेट्रोवस्की पार्क के पास से गुजर रहा था तो नफरत से उसने इसके ही बारे में सोचा था। उसे तुचकोव पुल और छोटी नेवा नदी की भी याद आई और उसे एक बार फिर सर्दी सताने लगी, ठीक उसी तरह जैसे तब लगी थी जब वह पुल पर खड़ा था। अपनी जिंदगी में कभी मैं पानी को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने सोचा, प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों में भी नहीं। दिमाग में कोई अजीब विचार आते ही उसने एक बार फिर खीसें निकाली। ऐसा लगता है कि आराम और कोमलता की अनुभूति की मुझे अब जरा भी परवाह नहीं होनी चाहिए, फिर भी ठीक इसी वक्त मुझे इन बातों का ख्याल सताने लगा है। ठीक इस जानवर की तरह जो इस तरह के अवसर के लिए सही स्थान चुनने में बेहद सावधानी बरतता है। मुझे पेट्रोवस्की पार्क में चले जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो बहुत अंधेरा था और सर्दी थी। हाँ, लगता है जैसे मुझे सुखद अनुभूतियों की जरूरत है। अरे हाँ, मैं शमा को बुझा क्यों नहीं देता, उसने फूंक मार कर शमा बुझा दी। बगल वाले कमरे के लोग शायद सो गए हैं, उसने दीवार की दरार में से रोशनी न आते देखकर सोचा। ओ मार्फा पेट्रोवना, यही वक्त है जब तुम्हें अपने प्यारे शौहर से मिलने आना चाहिए। अंधेरा हो चुका है, जगह भी मुनासिब है और वक्त भी बेहद मुनासिब है, लेकिन इस वक्त तो तुम आओगी नहीं। उसे न जाने क्यों अचानक याद आया कि कुछ देर पहले, दिन में, दुनिया पर जाल फेंकने से लगभग घंटा भर पहले, उसने रस्कोल्निकोव को सलाह दी थी कि वह दुनिया को रज्जुमिखिन की निगरानी में सौंप दे। मैं समझता हूँ मैंने यह बात, जैसा कि रस्कोल्निकोव ने अंदाजा लगा लिया था, अपने आप को उकसाने के लिए कही होगी। लेकिन ये रस्कोल्निकोव भी एक ही बदमाश है। बहुत कुछ झेला है उसने। अगर वह अपने बेवकूफ़ी भरे विचारों से छुटकारा पा ले तो आगे चलकर बहुत बड़ा धूर्त बन सकता है, लेकिन अभी तो उसे जीने की बेहद लालसा है। इस मामले में ये लोग तो सचमुच बदमाश होते हैं। जो उसका जी चाहे करे, मुझे क्या मतलब। वह सो नहीं सका। दुनिया की शक्ल धीरे धीरे उसकी नज़रों के सामने उभरी। उसने उसे उसी रूप में देखा जैसी वह कुछ घंटे पहले थी। उसके शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई। नहीं, उसने होश संभालते हुए सोचा, मुझे ऐसी बातों से अब छुटकारा पा लेना चाहिए और किसी और बारे में सोचना चाहिए। कैसी मजे की बात है ये, और कितनी अजीब कि मैंने कभी किसी के लिए कोई खास नफरत महसूस नहीं की और कभी किसी से बदला लेने की बात नहीं सोची। ये तो बहुत बुरा संकेत है, बहुत ही बुरा। मुझे कभी किसी से झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा, कभी ताव भी नहीं आया, ये भी तो एक बुरा संकेत है। और मैं उससे अभी कैसी कैसी बातों का वादा कर रहा था। हे भगवान, शायद वह किसी न किसी तरह मुझे एक दूसरा ही आदमी बना देती। वह फिर शांत हो गया और दांत कसकर भींच लिए। एक बार फिर दुनिया की तस्वीर उसकी नज़रों के सामने आई, ठीक वैसे ही जैसे कि वह उस वक्त लग रही थी जब पहली गोली चलाने के बाद बेहद डर गई थी। रिवॉल्वर नीचा कर लिया था और उसकी तरफ इस तरह देखने लगी थी जैसे वह जिंदा से ज्यादा मुर्दा हो, यहाँ तक कि वह आसानी से उसे 2 बार पकड़ सकता था और उसे अपना बचाव करने के लिए हाथ उठाने का भी मौका न मिलता, जब तक कि वह खुद उसे याद न दिलाता।
उसे याद आया उस पल उसे किस तरह दुनिया पर तरस सा आया था और उसका मन महसूस उठा था। उफ, लानत है। फिर वही विचार, मुझे इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल फेंकना होगा। उसे अब नींद आने लगी थी और बुखार की कँपी कम होने लगी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज कंबल के अंदर उसकी बांह और टांग पर दौड़ रही है। वह चौंका, लानत है, कोई चूहा तो नहीं है, उसने सोचा। मुझे मेज पर गोश्त नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे कंबल उतारने और उठकर ठिठुरने के विचार से ही नफरत हो रही थी, लेकिन अचानक फिर कोई चीज तेजी से उसकी टांग पर दौड़ गई। उसने झटक कर कंबल उतार दिया और शमा जला दी। बुखार की सर्दी से कांपते हुए उसने झुककर पलंग को ऊपर नीचे अच्छी तरह देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। उसने कंबल को झटका और अचानक एक चूहा उछलकर चादर पर आ गिरा। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूहा पलंग पर से भागा नहीं। इसकी बजाय वह चकमे देकर पलंग पर इधर उधर भागता रहा, उसकी उंगलियों में से बार बार फिसलता रहा, उसके हाथ पर दौड़ता रहा और अचानक तीर की तरह भागकर तकिए के नीचे जा छिपा। उसने तकिया नीचे फेंका। उसे फौरन महसूस हुआ कि कोई चीज तेजी से उसकी कमीज के अंदर घुसी है और तेजी से उसके सारे बदन और उसकी पीठ पर दौड़ रही है। वह घबराकर कांपने लगा और उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। वह पहले की ही तरह कंबल लपेटे पलंग पर लेटा हुआ था और खिड़की के नीचे हवा साए साए चल रही थी। उफ, क्या बकवास है, उसने झुंझलाकर सोचा। वह उठा और खिड़की की ओर पीठ करके पलंग की पट्टी पर बैठ गया। बेहतर होगा कि मैं जागता रहूं, उसने तय किया। खिड़की से ठंडी और नम हवा आ रही थी। पलंग से उठे बिना ही उसने कंबल खींचा और अपने चारों ओर लपेट लिया। शमा उसने नहीं जलाई। वह न तो किसी चीज के बारे में सोच रहा था और न सोचना चाहता था, लेकिन दिमाग में एक के बाद एक हर तरह की कल्पनाओं की भीड़ जमा होती जा रही थी। विचारों के बिखरे हुए टुकड़े जिनका न कोई ओर था न छोर, और न ही जिनमें कोई आपसी संबंध था। वह फिर ऊँघने लगा था। चाहे सर्दी की वजह से हो या अंधेरे की वजह से, नमी की वजह से हो या खिड़की के नीचे साए साए चलती और पेड़ों को झंझोरती हुई हवा की वजह से हो, लेकिन वह कल्पनातीत चीजों के प्रति बेहद जोरदार और लगाव झुकाव का, लालसा का अनुभव कर रहा था। फिर भी उसे हर जगह फूल दिखाई देने लगे। उसकी कल्पना में फूलों से भरा एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य उभरा। धूप निकली हुई थी, थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, बल्कि काफी गर्मी थी। छुट्टी का दिन था, त्रिमूर्ति का दिन। गांव में एक आलीशान अंग्रेजी ढंग का बंगला। चारों ओर फूलों की क्यारियां जिनमें ढेरों खुशबूदार फूल खिले हुए, सामने बेलों में मड़ी हुई एक बरसाती और उसके चारों ओर गुलाब की क्यारियां। सीढ़ियों पर, जिनमें काफी रोशनी और ठंडक थी, शानदार मोटा कालीन बिछा हुआ और दोनों ओर चीनी फूलदानों में देश विदेश के फूल पौधे लगे हुए। खिड़कियों पर पानी से भरे गुलदानों में उसे नरगिस के सफेद, कोमल और सुगंध से बोझल फूलों के गुलदस्ते नजर आए जो अपने मोटे, चटकीले, गहरे रंग के लंबे लंबे डंठलों पर झुके पड़ रहे थे। उसका उनको छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा था, लेकिन वह सीढ़ियां चढ़कर ऊंची छत वाले एक कमरे में पहुंचा। वहां भी हर जगह फूल ही फूल थे। खिड़कियों में, बड़ी सी बालकनी में जाने वाले खुले दरवाजों के पास और बालकनी पर भी। फर्श पर ताज़ा कटा हुआ, सोंधी खुशबू वाला पुआल बिछा हुआ था। खिड़कियां खुली हुई थीं, कमरे में ताजी हवा के हल्के ठंडे झोंके आ रहे थे। खिड़कियों के नीचे चिड़ियां चहचहा रही थीं, और कमरे के बीच में कई मेजों को जोड़कर और उन पर सफ़ेद साटन की चादरें बिछाकर एक ताबूत रखा गया था। ताबूत नेपल्स के सफ़ेद रेशमी कपड़े से ढका हुआ था, जिसके किनारे किनारे चारों ओर सफ़ेद जाली की मोटी झालर टाँकी थी। ताबूत फूलों के हारों से सजा हुआ था। सफ़ेद जाली की फ्राक पहने, फूलों से लदी एक नौजवान लड़की ताबूत में लेटी थी। हाथ उसके सीने पर रखे हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे संगमरमर से तराशे गए हों। लेकिन उसके खुले हुए हल्के सुनहरे रंग के बाल गीले थे। सर पर गुलाब के फूलों का ताज था। चेहरे को, जिसकी मुद्रा कठोर थी और जो निश्चेत हो चुका था, बगल की ओर से देखने पर लगता था जैसे उसे संगमरमर को काटकर बनाया गया हो। लेकिन उसके मुर्दा पीले होठों पर जो मुस्कराहट थी, उनमें अथाह उदासी थी और शिकायत का गहरा भाव था, जो बाल सुलभ नहीं लग रहा था।
स्विद्रिगाइलोव इस लड़की को पहचानता था। आसपास न कोई प्रतिमा थी और न ही ताबूत के पास कोई शमा जल रही थी। प्रार्थना के स्वर भी सुनाई नहीं दे रहे थे। इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वह पानी में डूबकर मरी थी। वह अभी 14 साल की थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। एक अपमान का उसे ऐसा गहरा सदमा पहुंचा था कि उसका बच्चों जैसा भोला मन चीख और कराह उठा था। उसकी फरिश्तों जैसी निष्कलंक आत्मा एक ऐसे अपराध पर शर्मिंदगी के दुख में डूब गई थी जो उसने किया ही नहीं था, और उसके दिल से बरबस घोर निराशा की अंतिम चीख निकल गई थी। सबकी ओर से उपेक्षित रहकर और निर्लज कुकर्म की शिकार होकर उसने अपनी हस्ती को मिटा दिया था। एक ऐसी डरावनी काली रात में जब चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था, भारी सर्दी पड़ रही थी, बाहर बर्फ पिघल रही थी और हवा साए साए चल रही थी। स्विद्रिगाइलोव की आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठा, खिड़की के पास गया, टटोलकर छिटकनी ढूंढी और खिड़की खोल दी। तेज हवा का झोंका दंदनाता हुआ छोटे से कमरे में घुस आया और उसके चेहरे और सीने पर, जो सिर्फ उसकी कमीज से ढका हुआ था, पाले की तरह चिपक गया। लगता था खिड़की के नीचे सचमुच कोई बाग था, एक तरह का मनोरंजन पार्क। यकीनन वहां भी दिन में गाने वालों की टोली गाती होगी और छोटी छोटी मेजों पर बैठकर लोग चाय पीते होंगे। लेकिन इस वक्त तो झाड़ियों और पेड़ों से बारिश की बूंदें खिड़की के अंदर आ रही थीं। चारों ओर तहखाने जैसा अंधेरा था और मुश्किल से ही कुछ चीजों की काली काली रूपरेखा देखी जा सकती थी। स्विद्रिगाइलोव नीचे झुका और खिड़की की सिल पर हाथ टिकाकर 5 मिनट तक अंधेरे में घूरता रहा। अचानक रात के अंधेरे में तोप की आवाज गूंजी और फौरन बाद दूसरी बार यही आवाज आई। आह, खतरे की चेतावनी है, पानी चढ़ रहा है। उसने सोचा, सवेरे तक शहर के निचले हिस्सों की सड़कें पानी में डूब जाएंगी, तहखानों में पानी भर जाएगा, डूबकर मरने वाले चूहे पानी की सतह पर तैरने लगेंगे और इस आंधी पानी में सर से पांव तक भीगे हुए लोग गालियां दे देकर अपना काठ कबाड़ ऊपर की मंजिलों पर पहुंचाने लगेंगे। इस वक्त भला क्या वक्त होगा? उसने ये सवाल अपने आप से पूछा ही था कि पास ही कहीं तेजी से टिक टिक करती घड़ी ने 3 का घंटा बजाया। हे भगवान, अभी घंटे भर में उजाला फूट निकलेगा। मैं भला किस बात की राह देख रहा हूँ? क्यों न यहाँ से अभी निकल चलूं, सीधे पेत्रोवस्की पार्क में जाऊं, वहाँ बारिश के पानी में नहाई हुई कोई बड़ी सी झाड़ी चुनूं जिसमें कंधा लगाते ही सर पर अनगिनत बूंदें बरस पड़ें। और वो खिड़की के पास से हटाया, खिड़की बंद कर दी, शमा जलाई, अपना कोट पहना, फिर ओवरकोट पहना, हैट लगाया और शमा लेकर उसी फटी वर्दी वाले वेटर को ढूंढने के लिए गलियारे में निकल आया जो इस वक्त शायद दुनिया भर के कूड़े कचरे और शमा के जले हुए टुकड़ों के बीच किसी कोने में सो रहा था। वो उसे पैसे चुकाकर होटल छोड़ देना चाहता था। सबसे अच्छा वक्त तो यही है, इससे अच्छा वक्त चुनना मुश्किल है। देर तक वह शैतान की आंत जितने लंबे उस संकरे गलियारे में चलता रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो वेटर को पुकारने ही जा रहा था कि उसकी नज़र अचानक एक पुरानी अलमारी और दरवाजे के बीच एक अजीब सी चीज पर पड़ी, जो जिंदा मालूम होती थी। शमा हाथ में लिए वह नीचे झुका और उसे एक बच्ची नजर आई, कोई 5 साल की छोटी सी लड़की जो कांप और रो रही थी। उसके कपड़े फर्श पोंछने के झाड़न की तरह गीले थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह स्विद्रिगाइलोव को देखकर डरी हो, लेकिन वह उसे अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से असहाय हैरानी के भाव से घूर रही थी। बीच बीच में वह सिसक उठती थी, जिस तरह तब बच्चे करते हैं जब वे रोना बंद कर देते हैं, कुछ तसल्ली महसूस करने लगते हैं, लेकिन फिर भी रह रह कर सिसकियां लेते रहते हैं। बच्ची का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह निढाल और सर्दी से ठिठुरी हुई लग रही थी। लेकिन ये यहाँ पहुंची कैसे? जरूर यहाँ छिप गई होगी और रात भर सोई नहीं है। वो उससे पूछने लगा। उस लड़की में अचानक जैसे जान आ गई और वह बच्चों की भाषा में तुतलाकर तेजी से बोलने लगी। वह अपनी अम्मा के बारे में कुछ बता रही थी और कह रही थी कि अम्मा मुझे मालेंगी। वो किसी प्याले के बारे में भी बता रही थी जो उसने तोल दिया था। बच्ची धाराप्रवाह बोले जा रही थी। उसकी बातों से स्विद्रिगाइलोव ने मुश्किल से ही यह अनुमान लगाया कि वह प्यार की भूखी थी। उसे उसकी माँ, जो शायद उसी होटल में खाना पकाने का काम करती हो और शराबी हो,
बुरी तरह पीटती रहती थी और वह सहम कर रह गई थी। उसकी समझ में ये भी आया कि लड़की ने अपनी माँ का कोई प्याला तोड़ दिया है और इतना डर गई है कि शाम को भाग आई। जोरदार बारिश में घंटों तक आंगन में कहीं छिपी बैठी रही और आखिरकार रेंग कर उस कोने में पहुंच गई और अलमारी के पीछे छिप गई, जहां उसने रोते रोते सारी रात काट दी थी। वह सर्दी और सीलन से कांप रही थी और इस डर से भी कि उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसे मार पड़ेगी। स्विद्रिगाइलोव ने उसे गोद में उठा लिया, अपने कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके कपड़े उतारने लगा। उसने अपने नंगे पांवों पर जो फटे हुए जूते पहन रखे थे, वे इतने भीग चुके थे कि लगता था रात भर पानी के किसी गड्ढे में पड़े रहे हों। उसने बच्ची के कपड़े उतारकर उसे सुला दिया और कंबल खींचकर उसे अच्छी तरह सर तक लपेट दिया। वह फौरन सो गई। ये सब करके वह एक बार फिर अपने उदास विचारों में डूब गया। मैं भला इस पचड़ी में पड़ा क्यों? उसने अचानक खुद से सवाल किया। वह झुंझला रहा था और अपने आप पर गुस्सा खा रहा था। कैसी बेवकूफ़ी की मैंने! झुंझलाहट में उसने क्षमा उठा ली। वह फौरन उस फटी वर्दी वाले वेटर को खोजकर होटल ही छोड़ देना चाहता था। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? उसने दरवाजा खोलते हुए सोचा। लेकिन ये देखने के लिए वह फिर कमरे में चला गया कि बच्ची सो रही है या नहीं। उसने सावधानी से कंबल उठाया। बच्ची चैन से गहरी नींद सो रही थी। कंबल से उसके शरीर में कुछ गर्मी आ गई थी, पीले गालों पर कुछ कुछ लाली दौड़ने लगी थी। लेकिन ये कितनी अजीब बात थी। बच्ची के गालों का रंग बच्चों के चेहरे के आम रंग से ज्यादा गहरा और खुला हुआ लग रहा था। बुखार की तमतमाहट है, स्विद्रिगाइलोव ने सोचा। लगता था वह नशे में चूर हो, जैसे किसी ने उसे गिलास भर के शराब पिला दी हो। उसके लाल होठ गर्म हैं और तप रहे हैं। लेकिन ये क्या? अचानक उसे लगा, उस बच्ची की लंबी काली पलकें कांप और फड़फड़ा रही थीं। गोया उसके पपोटे धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे दो छोटी छोटी चंचल तेज आंखें ऐसे अंदाज से आंख मार रही हों जो बच्चों जैसा अंदाज तो हरगिज नहीं था। लग रहा था कि बच्ची सिर्फ सोने का बहाना कर रही थी। हाँ, यही बात थी। उसके खुले हुए होठ मुस्करा रहे थे, मुंह के दोनों कोने फड़क रहे थे, गोया वह अब भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने ये नाटक करना बंद कर दिया। वह हंस रही थी। वो हंस रही थी। उसके चेहरे में, जो अब बच्चों जैसा नहीं रह गया था, कुछ बेशर्मी जैसी, कुछ उकसाने वाली बात थी। उसमें वासना थी। वह वेश्या का चेहरा था, किसी फ्रांसीसी वेश्या का छिनाल चेहरा। अब उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश किए बिना दोनों आंखें खोल दी थीं और उन आंखों ने स्विद्रिगाइलोव पर एक दहकती हुई, निर्लजता भरी नजर डाली, जिनमें निमंत्रण था। वे हंस रही थीं। उसकी हंसी में, उन आंखों में, बच्चों जैसे चेहरे के उस तमाम घिनौनेपन में कोई बेहद भयानक और शर्मनाक बात थी। क्या 5 साल की लड़की? स्विद्रिगाइलोव ने बुदाबुदाहट के लहजे में खुली नफरत के साथ कहा। क्या है भला? लेकिन अब वो उसकी ओर पूरी तरह घूम कर देख रही थी। चेहरे से लपटें निकल रही थीं और वह अपनी दोनों बाहें उसकी ओर फैलाए हुए थी। लानत है! स्विद्रिगाइलोव डरकर चीखा और उसने बच्ची को मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन उसी पल उसकी आंख खुल गई। वह अभी तक उसी बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी तक उसका शरीर कंबल में लपेटा हुआ था। कोई शम्मा जल नहीं रही थी और खिड़की से दिन की रोशनी आ रही थी। मैं रात भर कोई डरावना सपना देखता रहा। वह झुंझला कर उठा। लग रहा था कि वह बिल्कुल टूट चुका है। एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 5 बजे थे, उसे बहुत देर हो चुकी थी। वह उठा और अपना कोट और ओवरकोट पहना जो अभी तक गीले थे। जेब टटोलकर उसने रिवाल्वर बाहर निकाला और गोली दागने की टोपी ठीक की। फिर उसने बैठकर अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और उसके पहले पन्ने पर, जिस पर सबसे जल्दी नजर पड़े, बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लाइनें घसीटीं। उन्हें एक बार फिर पढ़ने के बाद वह मेज पर कुहनियाँ टिकाकर विचारों में खो गया। रिवाल्वर और नोटबुक पास ही मेज पर पड़े थे। मक्खियों के झुंड अभी तक मेज पर रखे बचे हुए गोश्त पर मडला रहे थे।
वो कुछ देर मक्खियों को देखता रहा और फिर दाहिने हाथ से, जो खाली था, एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश की। देर तक वह इसी काम में व्यस्त रहा, लेकिन सफल न हुआ। आखिरकार उसे होश आया, वह चौंक कर उठा और पक्के संकल्प के साथ कमरे से बाहर निकल गया। 1 मिनट बाद वह सड़क पर आ निकला था। सारे शहर पर घना दूधिया कोहरा छाया हुआ था। स्विद्रिगोइलोव सड़क के किनारे लकड़ी की बनी गंदी फिसलनी पटरी पर चलता हुआ छोटी नेवा की ओर बढ़ा। उसने अपनी कल्पना में छोटी नेवा को देखा जिसका पानी रात में ऊपर चढ़ आया था, पित्रोवस्की द्वीप को देखा, गीले रास्तों, भीगी घास, भीगे हुए पेड़ों और झाड़ियों को, और आखिरकार उस झाड़ी को देखा। वह मकानों को गौर से देखने लगा। वह अपने आप पर झुंझलाता हुआ किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। चौड़ी सड़क पर कोई घोड़ागाड़ी नहीं थी, कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। बंद खिड़कियों वाले छोटे छोटे चटकीले पीले रंग के लकड़ी के मकान उदास और गंदे दिखाई दे रहे थे। उसके शरीर में सर्दी और सीलन समा रही थी और वह कांप रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह किसी बिसाती या किसी सब्जी वाले की दुकान के सामने से गुजरता और हर एक साइनबोर्ड को ध्यान से पढ़ता। सड़क किनारे की लकड़ी की पटरी अब खत्म हो चुकी थी। वह पत्थर के एक बड़े से मकान के सामने जा पहुंचा। एक छोटे से गंदे कुत्ते ने टांगों के बीच दुम दबाए सर्दी में ठिठुरते हुए उसका रास्ता काटा। ओवरकोट पहने एक आदमी सड़क के आर पार मुंह के बल मदहोश पड़ा था। स्विद्रिगाइलोव ने उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। फिर उसे बाईं ओर एक ऊंची मीनार नजर आई। अरे, उसने सोचा, मैं इसी जगह को तो ढूंढ रहा था। पित्रोवस्की द्वीप जाने की क्या जरूरत, यहाँ कम से कम सरकारी गवाह तो होगा। ये सोचकर वह लगभग खीसे निकालकर हंसा और स्नेजिंस्काया स्ट्रीट में मुड़ गया। ये रहा वह मीनार वाला बड़ा सा घर। नाटे कद का एक आदमी सिपाहियों वाला भूरे रंग का कोट अपने शरीर पर कसकर लपेटे, सर पर यूनानी सूरमा एकिलीज जैसी पीतल की टोप पहने उस मकान के बड़े से बंद फाटक पर कंधा टिकाए झुका खड़ा था। उसने स्विद्रिगाइलोव पर अलसाई सी उचटती नजर डाली। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ेपन और उदासी का वही चिरंतन भाव था जो बिना किसी अपवाद के यहूदी नस्ल के हर आदमी के चेहरे पर कड़वाहट के साथ छुपा हुआ रहता है। वे दोनों, स्विद्रिगाइलोव और एकिलीज, एक दूसरे को कुछ देर तक चुपचाप घूरते रहे। आखिरकार एकिलीज को ये बात अजीब सी लगी कि एक आदमी जो नशे में भी नहीं था, उससे गज भर की दूरी पर खड़ा, एक शब्द भी कहे बिना, उसे घूरता रहे। तुमको क्या मांगता साहब? उसने अपनी जगह से हिले बिना या अपनी मुद्रा बदले बिना कहा। कुछ नहीं बड़े मियाँ, स्विद्रिगाइलोव ने जवाब दिया। सलाम, ये भी आपका आने का कोई जगह होता? मैं विलायत जा रहा हूँ बड़े मियाँ। विलायत? अमेरिका? अमेरिका? स्विद्रिगाइलोव ने रिवाल्वर निकालकर उसका घोड़ा चढ़ाया। एकिलीज ने भौहें तान कर देखा। क्या मांगता तुमको? यह मस्खरी करने का ठिकाना नहीं। काहे नहीं, ये तो बताओ। काहे को का जगह? यह नहीं होने का। मुझे क्या फर्क पड़ता है बड़े मियाँ, जगह तो ठीक ही लगती है। कोई तुमसे पूछे तो कह देना अमेरिका गया है। उसने रिवाल्वर अपनी दाईं कनपटी पर रखा। ये काम इधर करने को नहीं मांगता, ये जगह नहीं होता इसका। एकिलीज बुरी तरह चौंक कर चीखा और उसकी आंखें फटती चली गईं। स्विद्रिगाइलोव रिवाल्वर की लिबलिबी दबा चुका था।